गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल कुमार अमाया जी के जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से हम लोग थोड़ा सा कुछ पॉलिटी का छोटा छोटा पार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, इसकी आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी और इससे भारत में क्या क्या इफेक्ट पड़े, ये हम समझेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। तो सबसे पहले 18 मई को लॉर्ड नर्थ की उपस्थिति में एक विधेयक लाया गया ब्रिटिश के संसद में, जिसको वहाँ से पास करने के बाद भारत लाया गया और भारत में जो वो विधेयक था वो रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना गया। इसमें बहुत सारी बातें कही गई जो भारत के दृष्टिकोण से कुछ सही थे, कुछ गलत भी थे। तो धीरे धीरे एक एक करके हम समझते हैं कि वो क्या क्या उसमें प्रावधान थे रेगुलेटिंग एक्ट में, क्या क्या नियम बनाई गई थी, क्या टर्म एंड कंडीशन था, ये थोड़ा सा एक एक करके जानते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट की सबसे प्रमुख बात जो थी कि जो बंगाल का गवर्नर था वो पद को हटाकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो बंगाल के उस टाइम जो गवर्नर थे वह थे वारेन हेस्टिंग्स उस टाइम के, तो उनके जगह पर एक पद लाया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। तो वारेन हेस्टिंग्स ही बन जाते हैं बंगाल के पहले गवर्नर जनरल और वही बन जाते हैं बंगाल के अंतिम गवर्नर। जैसे गवर्नरों की बात होती है तो बंगाल के पहले गवर्नर होते हैं रॉबर्ट क्लाइव। 1757 की प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराने के बाद रॉबर्ट क्लाइव बन चुके थे भारत के बंगाल के पहले गवर्नर। रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी बातें थी। दूसरी बात ये थी कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी और ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की जाएगी। ये बातें हुई थी 1773 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये बताया गया था कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगी, जो 1774 में जाके बनकर क्या हुआ, तैयार हुआ। तो कोलकाता में भारत का पहला उच्चतम न्यायालय 1774 में बनकर स्थापित हुआ और जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश होते हैं सर एलिजा इम्फे। इनके साथ 3 और अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनका नाम है चेम्बर्स, लेमनेस्टर और हाइड। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे और बंगाल के गवर्नर जनरल को कोई भी काम करना होता था तो 3 अन्य न्यायाधीशों की अनुमति लेनी पड़ती थी। इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट में ये कहा गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, ब्रिटिश का कर्मचारी हो या सरकार के अधीन कोई कर्मचारी काम कर रहा हो तो किसी प्रकार का उपहार या दान नहीं लेगा। इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट में ये बात कही गई कि भारत में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की गठन की जाएगी, जिसके अंतर्गत ये होगा कि कंपनी के व्यापारिक कार्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा। इसके बाद जब रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1784 में जाइएगा पिट्स इंडिया एक्ट, तो बोर्ड ऑफ काउंसिल आएगी जो राजनीतिक कार्यों को देखेगी। लेकिन यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया जो कंपनी के सिर्फ व्यापारिक कार्यों को देखेगी। और ये हुआ कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उसके नीचे काम करेंगे मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर। ये बातें तो तय हो चुकी थी कि गवर्नरों में ये बात बनने वाली नहीं थी। इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट के विफल होने का सबसे प्रमुख कारण ये था कि गवर्नर का जो काम था वो सबसे ऊपर था और इसके नीचे न्यायपालिकाओं का कार्य था। जैसे सर एलिजा इम्फे जो काम करेंगे वो वारेन हेस्टिंग्स के नीचे काम करेंगे। इसी मतभेद को लेते हुए रेगुलेटिंग एक्ट को समाप्त कर दिया गया और 1784 में लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या है। धन्यवाद।